नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हर घर तिरंगा 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में राष्ट्र ध्वज फहराकर मुहिम को करे मजबूत। पीएम मोदी ने की अपील। दोस्तों क्या पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने अपने घरों में राष्ट्र ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा मुहिम को मजबूत करने की अपील की है। मोदी जी ने ट्वीट के जरिए कहा कि ये मुहिम तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगी। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपना लिया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आज उन सभी लोगों के साहस और प्रयासों को याद करते हैं जिन्होंने उस समय स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज का स्वप्न देखा था, और जब हम औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ रहे थे, हम उनके सपने को पूरा करने और उनके सपनों के भारत का निर्माण करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 लोकसभा चुनाव में वेस्ट यूपी की 3 दलित बाहुल लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दलित साधो मिशन। जी हां दोस्तों, यूपी सरकार के जनशक्ति राज्य मंत्री और युवा दलित चेहरे दिनेश खटीक की दलित उपेक्षा के मुद्दे पर इस्तीफे की पेशकश के बीच भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट यूपी की 3 दलित बाहुल लोकसभा सीटों पर 2019 में मिली हार को दलित साधो मिशन को कामयाब कर 2024 में जीत में बदलने की रणनीति है, और इसके लिए रेल मंत्री को इन सीटों पर कमल खिलाने का जिम्मा सौंपा गया है। रेल मंत्री एक बार यहां दौरा कर चुके हैं। 2019 में वेस्ट यूपी की तीनों दलित बाहुल सीट सहारनपुर, बिजनौर और नगीना पर बीजेपी हार गई थी, और इन तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ी बहुजन समाज पार्टी ने कब्जा किया था। वेस्ट यूपी में दलितों की तादाद काफ़ी है, इसीलिए वेस्ट यूपी 2014 से पहले तक बहुजन समाज पार्टी का मुखिया मायावती का मजबूत किला भी कहा जाता था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 की तैयारियों में जुटी ममता को लगा बड़ा झटका। राष्ट्रपति चुनाव में 2 सांसदों और 1 विधायक ने कर दिया क्रॉस वोटिंग। जी दोस्तों, एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं, और उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया। द्रौपदी मुर्मू को 4809 वोटों में 2824 वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा को 1877 वोट मिले। खास बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के अलावा अन्य दलों ने भी समर्थन दिया, और इतना ही नहीं, कुछ सांसद और विधायक तो ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर द्रौपदी मुर्मू को वोट किया। सबसे बड़ा झटका पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए माना जा रहा है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगी हैं। ममता बनर्जी ने ही इस राष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष को एकजुट करने के लिए तमाम दलों से बातचीत की थी। हालांकि कई उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के बाद यशवंत सिन्हा का नाम तय हुआ था। यशवंत सिन्हा कुछ समय पहले ही टीएमसी में शामिल हुए थे। उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भरा था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। द्रौपदी मुर्मू की जीत में हुई क्रॉस वोटिंग ने खोली विपक्षी एकता की पोल। जी हां दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। उन्हें कुल 64.03% वोट मिले हैं। खबर है कि उनके पक्ष में जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक विपक्ष के 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, जबकि बड़ी संख्या में विपक्ष के विधायकों ने भी मुर्मू के पक्ष में वोट डाले हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि 100 से भी अधिक विपक्षी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, और सबसे अधिक क्रॉस वोटिंग असम में हुई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भारत की राज्य में एनडीए के 79 विधायक हैं, और जबकि मुर्मू को 104 वोट मिले। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि अग्निपथ योजना से जुड़ी आ रही है। एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती परीक्षा को लेकर बिहार में अलर्ट। रेलवे स्टेशन और पार्टी दफ्तरों की बढ़ेगी सुरक्षा। जी हां दोस्तों, अग्निपथ योजना के तहत एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती लिए 24 से 30 जुलाई को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होगी, और इसके लेकर बिहार में रेलवे स्टेशन, बीजेपी समेत अन्य पार्टियों के दफ्तरों और अन्य सरकारी बिल्डिंगों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। पिछले महीने अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में जमकर बवाल हुआ था। इस कारण भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती परीक्षा को लेकर बिहार के सभी जिलों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पटना, भागलपुर समेत 5 जिलों में एयरफोर्स परीक्षा के केंद्र बनाए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने इन जिलों के अधिकारियों को पत्र लिखकर परीक्षा के दौरान विशेष सुरक्षा बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। एयरफोर्स एग्जाम के दौरान रेलवे प्रॉपर्टी और राजनीतिक दलों के दफ्तरों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2000 शहीद परिवारों का सम्मान करेंगे रक्षा मंत्री। जम्मू में 24 को होगा समारोह। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम के झंडे तले कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में 24 जुलाई को गुलशन ग्राउंड जम्मू में आयोजित होने जा रहे शहीद
परिवार सम्मान समारोह में रक्षा मंत्री करीब 2000 शहीद परिवारों को सम्मानित करेंगे। फोरम के अध्यक्ष रमेश सभरवाल ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले मुख्य वक्ता रहेंगे। शाल व स्मृति चिन्ह देकर शहीद परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से संबंधित शहीदों के करीब 2000 परिवारों के सदस्यों को कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। 1947 से लेकर अब तक देश की आंतरिक और सीमा पर सुरक्षा करते हुए सेना, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस सहित अन्य सुरक्षा बलों से संबंधित सैनिकों व अधिकारियों द्वारा देश के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान को चिन्हित किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खराब मौसम के कारण आधार शिविर जम्मू से रोकी गई यात्रा, चेतावनी कर दी गई जारी। जी हां दोस्तों, मानसून की बारिश से बिगड़े मौसम की अमरनाथ यात्रा पर मार पड़ी है। खराब मौसम के कारण आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से शुक्रवार को भी यात्रा स्थगित कर दी गई है। प्रशासन लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए है और इससे पहले जम्मू से वीरवार तड़के भेजा गया 4703 श्रद्धालुओं के जत्थे को खराब मौसम के कारण रामबन के चंद्रकोट स्थित यात्री निवास पर रोक दिया गया था। बताया जाता है कि रामबन में हाईवे के विभिन्न हिस्सों में पहाड़ों से पत्थर गिरने के साथ भूस्खलन हो रही है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जत्थे को आगे नहीं भेजा गया है। पारंपरिक पहलगाम और बालटाल रूट से वीरवार को 10,310 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ट्रांसफर विवाद के बाद दिल्ली जाएंगे सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद, आला कमान से होगी मुलाकात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर को लेकर बीते दिनों चल रहे विवाद के बाद अब एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार की शाम दिल्ली जाएंगे और वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार की देर शाम दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के भी शुक्रवार को दोपहर बाद दिल्ली जाने की बात सामने आई है। यूपी में बीते दिनों हुए ट्रांसफर के बाद कई मंत्रियों के इस्तीफे की अटकलें आई थी और इसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम 6:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाएंगे और वहीं राज्य डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार रात दिल्ली पहुंच चुके हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल के 2 मंत्रियों के घर ईडी की छापेमारी, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने शुक्रवार सुबह 7 बजे पश्चिम बंगाल के 2 मंत्रियों के घरों पर छापेमारी की। ईडी के अधिकारियों ने राज्य के उद्योग और वाणिज्य मंत्री और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी के घर पर छापा मारा। राज्य के एक अन्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी के घर पर भी छापेमारी की गई है। ईडी की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार इन दोनों मंत्रियों के घर के साथ साथ राज्य में सुबह से ही कुल 13 जगहों पर छापेमारी अभियान जारी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी के तेवर को देखते हुए तबादले को लेकर शासन ने मांगी रिपोर्ट, पूछा कहां हुई गड़बड़ी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तबादला में अनियमितता के बाद सीएम के निर्देश पर विभागीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद के ओएसडी को हटाने के साथ ही विभाग अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता समेत 5 लोगों को निलंबित कर। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पार्लियामेंट से आ रही है। रवि किशन का बड़ा बयान, बोले जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर सभी देश साथ तभी देश बनेगा विश्व गुरु। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र का 5वां दिन है। बीते 4 दिनों से दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी है। विपक्ष बढ़ती महंगाई और खाद्य सामग्री पर जीएसटी में बढ़ोतरी को लेकर सदन में बहस कराने की मांग पर अड़ा है, जिसके चलते सदन की कार्रवाई पहले दिन से खूब हंगामेदार रही और इस बीच एक बार फिर विपक्ष ने महंगाई को लेकर सदन में हंगामा कर दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। द्रौपदी मुर्मू ने जीत लिया है राष्ट्रपति का चुनाव। यशवंत सिन्हा की बड़े अंतर से हुई है हार और आदिवासी महिला पहली बार बनेंगी राष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होंगी और मतगणना के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें उन्हें बड़ी जीत हासिल हुई है। विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के मुकाबले उन्हें 2/3 के करीब वोट मिले हैं। देश के पहले आदिवासी नेता के तौर पर राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने वालों का तांता शुरू हो गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने भी मुर्मू के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी और पीएम मोदी ने कहा कि देश ने इतिहास रचा है। पहले राउंड की गिनती में द्रौपदी मुर्मू को 748 में से 540 वोट मिले थे और इसके अलावा यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले हुए थे। कुल 748 मत पहले राउंड में वैध पाए गए थे, जिनका मूल्य
5,23,600 वोट है और इनमें से 540 वोट द्रौपदी मुर्मू को हासिल हुए थे, जिनका मूल्य 3,78,000 है। यशवंत सिन्हा पहले ही राउंड में बड़े अंतर से पिछड़ गए थे। उन्हें कुल 208 वोट मिले थे, जिनका मूल्य 1,45,000 ही आंका गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रध्वज के रंग में रंगेगा भारत। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सरकार की है ये खास योजना। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के साथ भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए तैयार है, जिसके तहत अगस्त में 20 करोड़ से ज़्यादा घरों पर 3 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। बता दें कि 22 जुलाई से देश को राष्ट्रीय ध्वज के रंग में रंगना शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें सभी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्था, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, गैर सरकारी संगठन, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, टोल प्लाजा और पुलिस स्टेशन शामिल है। और इस संबंध में जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कार्यक्रम के तहत 13 से 15 अगस्त तक जन भागीदारी से घरों के ऊपर तिरंगा फहराया जाएगा, जबकि सरकारी और निजी प्रतिष्ठान भी इसमें शामिल होंगे। भारत माता की सेवा में खुद को फिर से समर्पित करने के अभियान में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग भाग लेंगे और ये लोगों में देशभक्ति की एक नई भावना पैदा करने में बहुत योगदान देगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि 22 जुलाई से सभी राज्य सरकार की वेबसाइटों के होम पेज पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली दून एक्सप्रेसवे पर बड़े वाहनों की एंट्री बैन। कांवड़ियों के लिए खाली हुआ हाईवे, नहीं देना होगा कोई टोल। जी हाँ दोस्तों, कांवड़ यात्रा 2022 के मद्देनजर मेरठ जिला प्रशासन ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली की ओर से आने वाली सभी बड़े वाहनों पर रोक लगा दी है और यहां से गुजरने वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। पार्थ इंडिया के मैनेजर कैलाश चंद्र ने बताया कि मेरठ से दिल्ली जाने वाले और दिल्ली से मेरठ आने वाले कांवड़ियों से टोल की वसूली नहीं की जाएगी। मेरठ डीएम दीपक मीणा ने कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए और वहीं बागपत में भी कांवड़ यात्रा पर 200 कैमरों की निगरानी रहेगी। साथ ही कांवड़ियों की स्वास्थ्य व्यवस्था की भी देखभाल की जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 75 लाख लोगों को मिलेगा कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ। ऑनलाइन पंजीकरण हो चुकी है शुरू। जी हाँ दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 22 लाख कर्मचारी पेंशनर्स के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ गुरुवार को किया। कुल 75 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। लोक भवन में योजना के लॉन्चिंग के मौके पर कैशलेस चिकित्सा योजना पर आधारित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में ही संबंधित विभाग को राज्य कर्मचारियों के कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाने के निर्देश दे दिए थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दुनिया में तेजी से फैल रहा मंकी पॉक्स। अब तक 14,000 लोग हुए संक्रमित, 5 की गई जान। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को नई महामारी घोषित किया है और इस महामारी से अभी तक दुनिया के 14,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इस महामारी के कारण अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनाम घेब्रेयस ने बुधवार को कहा कि इस साल 70 से ज़्यादा देशों में मंकी पॉक्स के 14,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें से 5 मौतें अफ्रीका में हुई। WHO प्रमुख ने आश्वासन दिया कि संगठन फैलाव को रोकने और लोगों की जान बचाने के लिए देशों का समर्थन करने के लिए वो सब कुछ करना जारी रखें जो वो कर सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा में उठा दर्जी कन्हैयालाल की हत्या का मामला। बीजेपी सांसद ने की दावत-ए इस्लामी को प्रतिबंधित करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन लाल मीणा ने उदयपुर में कुछ दिन पहले एक दर्जी की निर्मम हत्या का विषय गुरुवार को लोकसभा में उठाया। सांसद ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि दावत-ए इस्लामी नामक संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाए। दावत-ए इस्लामी संगठन के तार इस घटना से जुड़े होने की बात सामने आई है। उदयपुर में लोकसभा सांसद मीणा ने सदन में नियम 377 के तहत इस विषय को उठाया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या की घटना का मकसद सांप्रदायिक हिंसा भड़काना था। उन्होंने कहा कि जांच में पता चला है कि बाहर का संगठन इस घटना से जुड़ा हुआ है और सरकार से मांग करता हूं कि दावत-ए इस्लामी संगठन को प्रतिबंधित किया जाए। मीणा ने यह भी कहा कि कन्हैयालाल की हत्या के जिम्मेदार लोगों को जल्द फांसी की सजा भी दी जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात का दौरा करेंगे चुनाव आयोग के अधिकारी। ईवीएम और मतदाता सूची पर कार्यशाला का होगा आयोजन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए भारतीय चुनाव आयोग के अधिकारियों का एक दल 22-23 जुलाई को राज्य का दौरा करेगा और टीम जिला
जिला कलेक्टरों सहित राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदाता सूची के प्रथम स्तर की जांच से संबंधित 2 कार्यशालाओं में भाग लेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कड़ी सुरक्षा के बीच 4703 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था अमरनाथ गुफा के लिए रवाना। अब तक 2,20,000 तीर्थयात्री कर चुके हैं दर्शन। जी हां दोस्तों, कड़ी सुरक्षा के बीच 4703 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था दक्षिण कश्मीर में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए गुरुवार सुबह रवाना हुआ है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कड़ी सुरक्षा के बीच 156 वाहनों में तीर्थ यात्री यहां आए और इसी के साथ भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुए। उन्होंने बताया कि बालटाल आधार शिविर के लिए जाने वाले 2001 यात्री 54 वाहनों में सबसे पहले रवाना हुए। इसके बाद कश्मीर में पहलगाम शिविर के लिए 2702 तीर्थयात्रियों को लेकर 102 वाहनों का दूसरा काफिला रवाना हो गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राशन कार्ड सरेंडर को लेकर फिर एक्शन में आई यूपी सरकार। अब करने जा रही है ये सर्वे। जी दोस्तों, यूपी सरकार राशन कार्ड को लेकर लगातार चर्चा में है। पहले राशन कार्ड सरेंडर करने को लेकर सरकार चर्चा में थी, जिसके बाद सरकार ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि सरकार बस जांच कर रही है, सरेंडर और वसूली जैसा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब यूपी सरकार प्रदेश में सर्वे करने जा रही है कि आप कितना राशन ले रहे हैं और आप इसके पात्र हैं या नहीं। सरकार इसका सर्वे कर रही है कि कोटे की दुकान पर आप मुफ्त राशन कितना और क्यों ले रहे हैं। इसके तहत ये भी सर्वे किया जा रहा है कि घर में 3 साल से ऊपर तक के बच्चे इंटरनेट का कितना प्रयोग कर रहे हैं। छोटे बच्चों को सोते समय उसे चुप कराने के लिए माताएं क्या मोबाइल दे रही हैं। आयुष्मान का लाभ कितना मिल रहा है, इसकी जानकारी आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की ओर से शुरू हो रहे पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण में देनी होगी। यानी अब आपको सरकार को इन सारे सवालों का जवाब देना होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब हवाई सफर होगा सस्ता, केंद्रीय मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, लोगों का दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी हवाई सफर करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। अब एविएशन मंत्रालय ने यात्रियों के लिए एक ऐसा ऐलान किया है जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार को उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए बोर्डिंग पास जारी करने के लिए जो एक्स्ट्रा वसूली की जाने वाली राशि को बंद करने का आदेश दिया है। उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस को सलाह दी है कि वो हवाई अड्डे के चेक इन काउंटर्स पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए कोई अतिरिक्त पैसा ना ले। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी। शर्मा की हत्या का प्लान, पाकिस्तान से आया रिजवान, राजस्थान में बीएसएफ ने दबोचा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हत्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने हाल ही में 24 साल के एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा था और इस शख्स की पहचान रिजवान अशरफ के तौर पर हुई थी। उस वक्त ये जानकारी भी मिली थी कि ये शख्स हिंदूमल कोट सेक्टर में खंखा चेक पोस्ट से देश की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान में पंजाब के मंडी बहावबीन के रहने वाले अशरफ के बारे में अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अशरफ के भारत में घुसने के पीछे की मंशा बेहद खतरनाक थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसएफ की पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये घुसपैठिया बीजेपी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा की हत्या करना चाहता था। पैगंबर मोहम्मद को लेकर नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए बयान से अशरफ आहत था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। सीएम योगी बोले कि सख्ती से निपटे प्रशासन। जी हाँ दोस्तों, राजधानी लखनऊ में खुले लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के आरोपी 4 लोगों को पुलिस ने मंगलवार सुबह हिरासत में ले लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को ऐसे तथ्यों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने लुलु मॉल के घटनाक्रम पर कहा कि कुछ लोग जनता के आवागमन को रोकने के लिए अनावश्यक रूप से टिप्पणी और प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ प्रशासन को इस पर मामले पर पूरी गंभीरता दिखानी चाहिए और ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में 2024 की तैयारी, समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर भाजपा की है नज़र, मिथक तोड़ने कानपुर आ रहे हैं पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सांसद चौधरी सुखराम सिंह यादव 25 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के बीच बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस दिन उनके पिता चौधरी हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री हैं। पीएमओ कार्यक्रम की बाबत विवरण ले चुके हैं और संभावना ये भी है कि 25 को नए
नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के चलते वो वर्चुअल संबोधन कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी अभी से इलेक्शन मोड पर है। यूपी में 9% यादव वोट है, जिसे सपा को वोट बैंक माना जाता है। हरमोहन परिवार का अखिलेश यादव के कारण सपा से मोह भंग हो चुका है। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।